तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर बात करते हैं। रिफ्लेक्शन आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम। लाइट टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट कर आ जाए जिस मीडियम में से गई थी, उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। लेकिन इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है, ध्यान से समझिए। मिसाल के तौर पर ये एक बाउंड्री है, ये लाइन जो है बाउंड्री ऑफ टू मीडिया, फर्स्ट एंड सेकंड, और इसमें भी आपका ऊपर वाला मीडियम जो है ये एक रेयर मीडियम है और नीचे वाला एक डेंसर मीडियम है। मतलब ऊपर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाले से कम है। ऊपर वाले के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लीजिए मैं N1 से डिनोट कर रहा हूँ और नीचे वाले के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N2 से। तो मैंने जो कंडीशन ली है वो ये है दैट N1 इज लेस देन N2। ठीक, N1 लेस देन N2 का मतलब क्या हुआ, N2 को आप बोलेंगे डेंसर मीडियम और N1 का मतलब होगा रेयर मीडियम। ठीक, इस डेंसर मीडियम के अंदर ही एक लाइट सोर्स रखी हुई है। मिसाल के तौर पर एयर और वाटर का एग्जांपल ले लीजिए। पानी बहुत जगह आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, जैसे पॉन्ड होता है या कोई स्विमिंग पूल है, तो उसका ये सरफेस, अगर आप अंदर की बात करें, अंदर पूरे में पानी है, ऊपर पूरे में एयर है। पानी के अंदर आपने कोई लाइट की सोर्स जला दी है, तो लाइट जो है वो डेंसर मीडियम में से ऐसे निकल कर आएगी और रेयर में फिर एंटर करेगी। ठीक, एक आध लाइट रे आपको बनाकर दिखाता हूँ मैं कि क्या होगा एक्चुअल में। यहाँ से एक लाइट रे ऐसे निकल कर आएगी और आकर इस मीडियम के इंटरफेस पर, दोनों का जो बाउंड्री है उस पर आकर इंसिडेंट होगी। ठीक, क्योंकि ये दोनों ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम की बाउंड्री पर जब लाइट आकर टकराती है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाती है, मतलब दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाएगी। नीचे वाला मीडियम हमारा डेंसर मीडियम है और ऊपर वाला मीडियम रेयर मीडियम है। और जब कभी भी लाइट किसी डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होती है। अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब, नॉर्मल तो ये लाइन है परपेंडिकुलर, इस नॉर्मल से थोड़ा सा दूर बैंड हो जाएगी नीचे की तरफ। ठीक, तो इसको हल्का सा बैंड कर देंगे। अवे फ्रॉम नॉर्मल का मतलब जानी अगर ऐसे थी तो थोड़ी सी नीचे की तरफ ऐसे बैंड हो जाएगी। बात समझ में आई? ये है रिफ्रैक्शन। लेकिन एक ख़ास बात, पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला ये है बच्चों, कि जब कभी भी रिफ्रैक्शन होता है, जब कभी भी इस टाइप की कंडीशन होगी, तो खाली रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन के साथ साथ रिफ्लेक्शन भी होगा। पानी के सरफेस पर जब आप देखते हैं तो सारा का सारा नीचे का ही नज़र नहीं आता, उस पानी के सरफेस पर आपको पार्शियल रिफ्लेक्शन भी नज़र आएगा। ऊपर के पेड़ पौधों का रिफ्लेक्शन नज़र आएगा, इधर उधर का रिफ्लेक्शन नज़र आ सकता। सेम यही काम यहाँ पर भी होगा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट होती, सारा का सारा पार्ट रिफ्रैक्ट नहीं होता, कुछ पार्ट उसका टकराकर वापस इस मीडियम में लौटकर भी आता है। इसको हम बोलते हैं इंटरनल रिफ्लेक्शन। याद रहेगी बात, क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल रिफ्लेक्शन। बनाकर दिखाता हूँ यहाँ पर। ये रिफ्लेक्टेड रे है जो कि इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई है, टकराकर वापस उसी मीडियम में आ गई, और ये जो बाहर ट्रांसमिट हो गई है ये कहलाएगी रिफ्रैक्टेड रे। स्पेलिंग में फ़र्क नज़र आ रहा है आपको? यहाँ रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है, यहाँ रिफ्लेक्टेड रिफ्रैक्शन से बना है, ये रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्शन से बना है, एल आएगा इसमें। ठीक, ये वापस आ रही है टकराकर, ये दूसरे मीडियम में एंटर कर रही है। लेकिन अगर आप इसका ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये इंक्रीज़ करते चले जाएं, तो अभी इस एंगल के लिए बैंड हो रही है, कुछ ना कुछ एंगल में ग्रेटनेस आएगी, कुछ ना कुछ बढ़ेगा एंगल। ठीक, और अगर ये पॉइंट सोर्स है, कोई बल्ब है, तो बल्ब से तो हर डायरेक्शन में चारों तरफ रोशनी निकलती है। मैं कुछ रेस सेलेक्ट कर लेता हूँ उसमें से, एक इससे नेक्स्ट वाली सेलेक्ट कर लूँ। ठीक, इससे नेक्स्ट वाली रे जो यहाँ से ऐसे जा रही है, अब वो थोड़ी दूर आके यहाँ पर आकर इंसिडेंट होती है कहीं और, किसी और पॉइंट। सेम केस, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा। रिफ्रैक्शन के लिए
again it is going from a denser medium into a rarer medium, and whenever light goes into a rarer medium it bends away from the normal. तो ये भी away from normal bend हो जाएगी. इसको भी आप bend कर दीजिए थोड़ा सा, ठीक, जानी ऐसे थी सीधा, नीचे की तरफ bend कर दीजिए, ऐसे जाएगी. हो गई bend. और लाइट रेज भी आ रही है. इससे नेक्स्ट वाली थोड़ा सेलेक्ट करते हैं जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और बड़ा है इससे भी ज़्यादा. और आगे चलते हैं. यहाँ पर मान लीजिए कोई लाइट रे अगर इंसिडेंट होती, यहाँ पर भी नॉर्मल बना लीजिए एक. यहाँ पर आने वाली रे ये भी रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्शन इस बार फिर एक डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में हो रहा है. तो लाइट रे इस बार फिर बैंड हो जाएगी. क्यों वही अभी सही कह रहा हूँ, इस बार फिर वही अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी, लेकिन अब तो बहुत कम जगह बची है. अब ये इतना बैंड हो जाएगी कि लगभग सरफेस के आसपास ही आ जाएगी, क्योंकि ये जानी ऐसे ही थी. थोड़ा सा ही बैंड होना है, थोड़ा सा बैंड होकर इट विल गो जस्ट नियर द सरफेस. वो लाइट रे जो जस्ट सरफेस के ऊपर से सीधा सीधा गुजरती है, बिल्कुल सरफेस से मिली हुई, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं ग्रेजिंग ओवर द सरफेस. ग्रेजिंग, द रिफ्रैक्टेड रे विल जस्ट ग्रेज ओवर द सरफेस. सरफेस के ऊपर ग्रेज, वो चढ़ने वाला ग्रेज जो होता है जो जानवरों के लिए यूज़ करते हैं ना, वो वाला. इट विल जस्ट ग्रेज ओवर द सरफेस. लेकिन आप यहाँ पर सुनो लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं इंसिडेंट रे में अभी हमारे पास और गुंजाइश बाकी है. हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं, है ना. लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो 90 डिग्री हो चुका है लगभग, वहाँ तो अब बिल्कुल भी गुंजाइश बाकी नहीं है. अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को इससे भी ज़्यादा और इंक्रीज करते हैं, अब क्या होगा, अब भी लाइट रिफ्लेक्ट होकर आ रही है टकराकर उतने ही एंगल पर जितने पर गई थी. अगर आप इससे और ग्रेटर कोई और एंगल लेते हैं तो अब इसके पास कोई चांस नहीं है कि और ज़्यादा बैंड हो सके. ऑलरेडी ये काफ़ी बैंड हो चुकी है. इसके बाद लाइट रे जितनी भी होंगी वो टकराकर वापस नीचे ही आएंगी. और इसमें फ़र्क ये है, यहाँ तक इस केस को कह लीजिए, इसको कह लीजिए, यहाँ तक थर्ड केस तक कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट हो रहा था और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा था. लेकिन ये जो चौथा वाला केस है इसमें रिफ्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगा और लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसी मीडियम में वापस जिस मीडियम में से वो आ रही. इसी को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ये सब इंटरनल रिफ्लेक्शन है, लेकिन उसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, खासकर ये वर्ड यूज़ किया है टोटल, क्योंकि लाइट रे कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट हो जाती है इनटू द सेम मीडियम. और कमाल की बात यह है कि ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, कोई मिरर नहीं लगा हुआ. जब भी लाइट टकराकर वापस उसी मीडियम में आ जाएगी. ठीक, याद रहेगी बात. आप अगर इस पूरे को ऑब्जर्व करो तो इस पूरे में एक कंडीशन ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होने के लिए. एक कंडीशन है. पहली कंडीशन आपने देखा, मैंने ये लाइट रे हमेशा डेंसर मीडियम में से निकालकर रेयर में ले जा रहा हूँ, तभी तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो रही. तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की पहली कंडीशन यही है अमान, कि लाइट शुड गो फ्रॉम अ डेंसर मीडियम इनटू अ रेयर मीडियम. अगर उल्टा कर देंगे आप हिसाब तो ये टूवर्ड द नॉर्मल बैंड होगी, तब तो आपको अच्छा खासा एंगल मिलेगा उधर. ये जो एंगल यहाँ पर ख़त्म हो गया था ना, ये ख़त्म होने का चांस ख़त्म हो जाएगा. बात समझ में आई या नहीं आई? दोबारा बता देता हूँ. अगर उल्टा हिसाब होता है तो ये लाइट रे नीचे बैंड होने की बजाय ऊपर की तरफ बैंड होती. अगर आप इसका एंगल कितना भी बढ़ा लेते, कुछ ना कुछ ऊपर रे आपको रिफ्लेक्ट होकर मिल ही जाती. ये तो यहाँ पर एंगल ही ख़त्म हो चुका है, अब रिफ्लेक्शन मिल ही नहीं सकता. जितनी बैंड होनी थी हो चुकी, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता. तो ये कंडीशन हमेशा रहेगी इसके साथ. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता ही तब है जब लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है. रेयर टू डेंसर के लिए ये चीज़ नहीं हो सकती. याद रहेगी बात. दूसरी कंडीशन ये है, ऐसा नहीं कि हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ये बड़े एंगल्स पर होता है, सिर्फ छोटे एंगल पर नहीं होता. एक एंगल आपको ऐसा मिलेगा, आई थिंक इस वाले एंगल को कह सकते हैं हम. इससे पहले
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा था, लेकिन इसके बाद आप एंगल थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करेंगे तो आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये वाला एंगल कहलाता है बच्चों क्रिटिकल एंगल, IC से डिनोट करते हैं। ठीक, क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिसके लिए हमारी रिफ्रैक्टेड रे, एक एक वर्ड को बहुत ध्यान से सुनो अभी, क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है जिसके लिए हमारी रिफ्रैक्टेड रे जस्ट ग्रेज ओवर द सरफेस करती है, या ये कह लीजिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री के बराबर हो जाता है। ये पूरा 90 डिग्री एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया, उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। एंड इफ योर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, देन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विल अकर। It means there are two conditions for total internal reflection to occur. First one is light should go from a denser medium into rarer medium, and second condition is angle of incidence should be greater than critical angle. Angle of incidence बड़ा होना चाहिए, और वो एक बीच का एंगल होता है, एक ऐसा एंगल जिसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर होना स्टार्ट हो जाता है, उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल, उससे बड़ा ही होना चाहिए। याद रहेगा, इन दो पॉइंट्स को आप लिख लीजिए। फर्स्ट कंडीशन, conditions for total internal reflection. First condition is light should go from a denser medium into rarer medium. एंड सेकेंड कंडीशन इज, सेकेंड कंडीशन रवान क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन ठीक है।